एक्टिविटीज हैं। तो वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि इसमें तो ये जो ग्रुप्स हैं इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, तभी ये सेशन आगे चलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड सेशन होंगे सारे के सारे। तो और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी इस तरह से। जब ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, then after some time provide the recordings. So Tarinu, shall we start? जी, जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह आसमा सिस्टर, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने। आज अब हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। हमने फिलोसफी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस माशाल्लाह ख़त्म कर लिए, जितना हमारे लिए रेलेवेंट पोर्शन था। तो जैसे आसमा सिस्टर ने आप सबके साथ शेयर किया कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस हैं या इख्तलाफात हैं, यू डिफर इन योर ओपिनियन ऑफ थॉट, और आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, देन विद कॉमन कंसेंसस प्लीज़ लेट हर नो। उनको बता दें कि आप एक्स्ट्रा एक सेशन चाह रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा जल्दी वो फैसला करें, बिकॉज आज हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम, जैसे मैं पिछले सेशन में लगातार कहते आ रही हूँ कि हम हार्डवेयर पढ़ेंगे, हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। तो आज हम हार्डवेयर और कैसे ब्रेन की फंक्शनिंग है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, जो हम फील कर रहे हैं वो एक्चुअली बॉडी में किस लेवल पर हो रहा है, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एक बाकायदा एक सेशन किया जाए, तो उसके बारे में अपनी पोल्स ओपिनियन आसमा सिस्टर के साथ रिकॉर्ड करा लें, उनको डीएम करके। और अगर कम क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल लेवल पर कवर कर सकते हैं। आई कैन टेक अ प्री 15 मिनट सेशन बिफोर द एक्चुअल सेशन, और उसमें हम उन सवालों को एड्रेस कर सकते हैं। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। अब ये ज़रूरी होगा कि आपका रिस्पॉन्स इसमें आए, चाहे आप यही बता दें कि आप कन्विंस्ड हैं और आपको अब तक का सेशन समझ आ गया है। रीज़न बीइंग, एज वी प्रोग्रेस इन द सीरीज, तो हमें इन सारी जितनी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो एक पॉइंट पर आकर के कनेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये शायद थोड़े वक्त तक बिखरा बिखरा लगेगा, एक दूसरे से कनेक्शन समझ नहीं आएगा, पर तीसरे या चौथे सेशन तक, चौथे सीरीज तक आते आते आपको कनेक्टिविटी समझ में आएगी। तो नॉट टेकिंग एनी मोर टाइम, शुरुआत करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक बैलेंस मतलब बैलेंस स्टेट में दिख रहा है लॉजिक और इमोशंस का, और इसको देख के समझ में आता है कि ये एक ऐसे इंसान की ज़हनी स्टेट और उसकी ज़ाहिरी स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि जिसकी पर्सनालिटी एक बैलेंस्ड फॉर्म में है, कि ना तो वो ज़्यादा जज्बाती है और ना ही ज़्यादा रीजनिंग या लॉजिक में बिलीव करता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ द टू थिंग्स, जो कि इंसान की ज़ात है, जैसे अल्लाह ने उसको बनाया है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री इज नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ही इज़ वन पर्सन जिनकी आप ज़िंदगी का कोई भी मौका देख लें, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या अल्लाह से उनके राब्ते का वक्त भी देख लें, तो उसमें भी ही हैज़ ऑलवेज डिस्प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ बोथ रीजनिंग, यानी इंसानी अक्ल, और इमोशंस, जो उनकी फीलिंग्स। सो आज का सेशन में एक इंटरेस्टिंग सी एक फैक्ट है, उसको शेयर करते हुए स्टार्ट करूंगी। तकरीबन 2000 साल पहले चाइनीज सिविलाइजेशन ने एक तरीका निकाला अपने ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। उनके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो बाकी जो उनके इंतजामियात और सारे दीगर जो उनके डिपार्टमेंट्स थे, जो बहुत, चाइनीज सिविलाइजेशन एक्चुअली एक दुनिया की शुरुआती 4 बड़ी सिविलाइजेशंस में काउंट की जाती है। अब तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त सोशल साइंसेज में पढ़ाई जाती है कि नहीं, बट ज़्यादातर जगहों में, ज़्यादातर बड़े इदारों में हिस्ट्री के सेशंस में एंशियंट हिस्ट्री, प्री एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है,
तो स्टोन एज के बाद जब इंसानी सिविलाइजेशंस पढ़ाए जाते हैं तो उसमें चाइनीज सिविलाइजेशन का एक खासा मकाम है। इसके अलावा आपका मेसोपोटामियन यानी इराक के आसपास का जो एरिया है उसको पढ़ाया जाता है। इंडस वैली यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की अ, जो ये दोआब का एरिया है इसको पढ़ाया जाता है। इसके अगर आसपास के इंसानी सिविलाइजेशंस को पढ़ाया जाता है और चाइनीज को पढ़ाया जाता है। और एक शायद बेबीलोनियन पढ़ाया जाता है, अब मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं। बट चाइनीज इज वेरी वर्थ studying by because they came up with a lot of new psychological what would I say advancements, मतलब इंसानी जो सलाहियत है उनको डिस्कवर करने के नए नए तौर अतवार उन्होंने निकाले। पेपर उनकी इन्वेंशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आज बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिंदगी का, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वुड रिलेट टू दैट। तो ये निकालने वाले वही थे। और उनकी जो आइडिया था इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें बेसिकली स्पेशली जो पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए वो करते थे, यानी ओहदेदारों के लिए, जो पब्लिक ओहदेदारों के लिए जो एग्जाम करते थे वो साइकोलॉजिकल लेवल के एग्जाम्स थे। और इसमें उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट दो तौर पे दो तरीके से शामिल किए हुए थे। तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन या कहीं पर आइडेंटिफिकेशन के साइकोलॉजिकल साइंसेस का एक इंटरवेंशन होना चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन अमंग कॉमन पीपल के बेटर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल को चूज करने का तरीका। ये एक इंडिकेशन है इस फैक्ट को शेयर करने का की वाहिद वजह ये है। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता था एज अ स्टूडेंट भी जब मैं पढ़ती थी। फिर आ जाते हैं आगे। तो आगे जब हम बहुत दूर तक भी इंसानी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो साइकोलॉजिकल साइंसेज या साइकोलॉजी जो अल्फाज हैं इसका बहुत ज्यादा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजेज नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत किसी ने इंडिकेट कर दिया, और वो भी पुराने जो फिलोसफर्स हैं एरिस्टोटल दीगर वगैरह। तो ये भी फिलोसफी के लेवल पर तो इंसानी अक्ल और इंसानी वजूद को, उसके दिल को, उसके जज्बातों को एड्रेस करते हैं, बट देन इट टेक्स अ डिफरेंट कोर्स। साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है। फिर 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी में, अबू बकर मोहम्मद इब्न जकरिया अल राजी, इनको इंग्लिश में अगर आप सर्च करेंगे तो राजिज, RHAZES, 865 से 925 का दौर है इनका, 9वीं सदी का। ये इनका जिक्र मिलता है और इनके बारे में लिखा जाता है ही इज द फर्स्ट साइकाइट्रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। माने इंसान की साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल जो इल्म के लेवल पर या बीमारी के लेवल पर या इस आइडेंटिफिकेशन के लेवल पर पहली बार इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी अगर कहीं मिलता है तो जकरिया अल राजी के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए इनको फर्स्ट साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। और इन्होंने कई सारी तकरीबन 237 किताबें लिखी थी उस जमाने में, जिसमें से 36 आज प्रिजर्व्ड हैं, दे आर स्टिल रेफर्ड टू। और इनको साइकोथेरेपी का पाइनियर माना जाता है। मतलब आज जो आप इतने साइकोलॉजिस्ट को सुनते हो ना, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्री, साइकाइट्री इज नथिंग बट मेडिकल साइंस को जब हम साइकोलॉजी की के साथ मर्ज करते हैं और फिर हम जो जहनी जो बीमारियां हैं या तवाज़ुन रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मिजाज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं इंसान की, जिनकी बहुत अरसे तक तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं थी, दैट इज साइकाइट्री। और सिर्फ जज्बातों की बात करें या थ्योरीज की बात करें या फिर हम सिर्फ बात सिर्फ उसको कहें कि एक डिस्कशन फोरम पे ही हम सिर्फ उसको लेकर के चल रहे हैं, देन दैट इज द स्टडी विच इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। तो आप बेसिकली मतलब जब इंसान कुछ समझ नहीं पा रहा था ना कि दिल और बहुत सारी उसकी नॉलेज नहीं थी, तो uh, उस वक्त साइकोलॉजी को एज स्टडी ऑफ सोल, यानी आपकी जो आपके एग्जिस्टेंस का जो इंटेंजिबल हिस्सा है, जिसको सिर्फ महसूस एक इंसान दूसरे इंसान को महसूस कर सक रहा है,
चाहे वो पॉजिटिवली महसूस कर रहा है चाहे नेगेटिवली महसूस कर रहा है, एक दूसरे को जस्टिफाई कर लेते हैं हम। अगर किसी ने बुरा बिहेवियर किया है तो हम सोच लेते हैं अच्छा उसका मूड खराब होगा या डांट खा के आया होगा या फिर किसी से लड़ाई हुई होगी या कोई बुरी खबर मिली होगी। तो ये जो एक चीज है जिसको छू देख नहीं सकते बट एक दूसरे के लिए जस्टिफाई कर लेते हैं, इसको आप साइकोलॉजी समझ लीजिए। तो उन्होंने उसको स्टडी ऑफ सोल कहा। और साइकाट्री मैंने बताया कि मेडिकली जब आप इसको यानी इल्म के तौर पे जब इसको परस्यू किया जा रहा, दैट इज साइकाट्री। सो हमारे लिए कितनी फख्र और कितनी अचंभे की भी बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ मौजूद इस सेशन में मौजूद किसी को भी पता होगा कि जकरियाल राजी एक साइकाट्रिस्ट गुजरे हैं जो फर्स्ट साइकाट्रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप अगर साइकाट्री किताबें पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि इज द पाइनियर ऑफ साइकोथेरेपी। मेंटल डिसऑर्डर्स का जिक्र करने वाले, मेंटल कंडीशन को डिफाइन करने वाले, और आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसमें इसके ट्रीटमेंट की प्रोपोजिशन रखने वाले कि हाँ ये भाई ये चीज ऐसे ट्रीट की जा सकती है, ये तरीका अपनाई जा सकती है। दिस वाज द फर्स्ट गाय। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों के जहन में इमाम फखरुद्दीन राजी का भी नाम आ रहा होगा, प्लीज डोंट कंफ्यूज हिम। इमाम मैंने जान करके इसको मेंशन किया है बिकॉज इमाम राजी वाज अ पॉलीमैथ एंड पाइनियर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, सुल्तान ऑफ थियोलॉजियंस। इसलिए इमाम राजी इज अ डिफरेंट पर्सन। अच्छा, इस फील्ड के तीन और बड़े नाम लेती हूँ जो मुसलमानों के हैं, इनको हम बाद में रेफर करेंगे, तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर मेमोरी कीप देम विद यू। वन इज अबू अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना। इनका भी बहुत वास्ट काम है इस्लामिक साइकोलॉजी में। देन द अदर वन इज अबू जैद अल बल्खी। आई डोंट नो, ये भी शायद आपने बल्खी का नाम भी नहीं सुना होगा। और मॉडर्न साइकोलॉजिकल जो ये है स्टडी है परटेनिंग टू इस्लामिक साइंसेस, उसके तो बिल्कुल मतलब फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज पर इस्लामिक साइंसेस, मतलब इन congregation with Islamic sciences, Dr. Malik Badri. So if you guys want, you can go ahead with discovering a bit about these names. चलें अब we now start diving deep into exactly what is going to comprise our session today. So as I said कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री, तो अभी हम थोड़ा सा साइकाइट्री की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, थोड़ा मेडिकल लाइन में जाएंगे इसकी। इट्स सेड कि एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज आल्सो बायोलॉजिकल। अगर आपको कुछ फील हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ फील हो रहा है, ठंडा गर्म कुछ फील हो रहा है, लो हाई, कोई डर, कोई खौफ, कोई खुशी, तो इट हैज अ बायोलॉजिकल बेस। इसका मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी में एक बहुत गहरा लिंक है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिनोट कर देते हैं ब्रेन से, और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को कह देते हैं कि ये, इसको अभी के लिए हम माइंड कह देते हैं कि हाँ माइंड, यानी ब्रेन और माइंड में एक कनेक्शन है। यानी कि मेरी कॉन्शियसनेस, मैं अभी जगी हुई हूँ, आप जगे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, एक ये कॉन्शियसनेस हो गई। एक कॉन्शियसनेस हो गई कि आप यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं, आप कोई और बड़े काम छोड़ करके आए होंगे पर आपके यहाँ होने की एक वजह है। फिर उससे रिलेटेड आपका बिहेवियर है, फिर उससे रिलेटेड आपके फैसले हैं, फिर आपकी कुछ पुरानी मेमोरीज हैं, शायद कोई दर्स, कोई कोई महफिल, कोई कोई अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, शायद कोई पुरानी टीचर्स या कंटेम्प्रेरी टीचर्स, किसी का पहले सेशन लिया हो फिर आज मेरे सेशन में बैठे हुए हैं। सो एवरीथिंग बजाते खुद आप भी, आप वो होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। सो यू आर व्हाट यू डूइंग। सो द माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। सो दैट मीन साइकोलॉजिकली आप जो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, या आप उसको एक्शन में डालने की कोई अगर काबिज कोशिश कर रहे हैं, सो दैट मीन्स योर ब्रेन इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। इफ यू रिमेंबर आवर फिलोसफी का सेशन, वी सेड कि माइंड के और कल्ब के और रूह के जो फैसले और इन सब की जो टोटल अमेलगेमेशन है, थॉट प्रोसेस की जो पूरी टोटल अमेलगेमेशन है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम अक्ल करती है, और अक्ल का जो ड्राइवर है वो ब्रेन है। न्यूरो साइंटिस्ट की जबान में अगर हम ये कहें कि
द माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है, इंडक्टिव क्वेश्चन कहते हैं इसको, कि अब अगला सवाल, इसी हमारी बात में से अगला सवाल ये निकलता है। तो भाई ये बताइए कि ब्रेन्स कैसे फंक्शन करते हैं, कि बिहेवियर ऑफ द माइंड, माने जो आपकी सोच बन रही है उसको वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऐसा ब्रेन और क्या लिंक है ब्रेन और माइंड का। और यहाँ मौजूद हर शख्स तब तक सही सवाल नहीं कर सकता जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि ब्रेन एक्चुअली क्या शय है। सो सबसे पहले माइंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो है, मतलब उसकी जो एक्टिव है, एक्टिविटी यूनिट है, दैट इज द थॉट। तो थॉट की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। आपने कभी ये सोचा होगा कि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस या ब्रेन या साइकोलॉजी या समथिंग समथिंग रिलेटेड आपने कोई ना कोई सेशन लेना है, कोई क्लास लेनी है, किसी ऐसी महफिल में आपने मौजूद होना है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई फीडबैक थी या कोई आपकी ड्राइविंग फोर्स थी जो आपको इससे रिलेटेड कुछ सवालों में परेशान करती थी। और वो जो थॉट आपकी जनरेट हुई थी, फिर आपने नेट पर सर्च किया, शायद कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया, कहीं से किसी का लिंक बना, कोई राब्ता मिला, और करते 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 आप इस सेशन तक पहुंचे। या मेरे ख्याल से कोई और भी आपकी सेशंस होंगी, या कोई और आपकी क्लासेस होंगी, या कोई और आपकी रिसर्च वर्क होगा जिसमें आप शामिल हैं। So everything begins with a thought. It was that one tiny thought one day which pricked you deep within, that resulted in this action of yours. So the act of organizing and reorganizing of previous learning in order to utilize it in the current situation. मैंने कहा ना कि वो कुछ एक प्रोवोकेटिव कोई चीज थी जो कहीं कहीं किसी तरह से दिमाग में, किसी जहन के किसी हिस्से में रह गई थी कि भाई ये बात है, इसका सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, या मैंने ये लर्निंग की थी, अब इसका क्या फायदा, मैंने अगर ये सीखा, या मैंने ये जाना, या मैंने दीन सीखा, या मैंने दीन जाना, या मेरे को दीन से रिलेटेड कोई ऐसी नॉलेज मिली जो अब तक मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे नहीं पहुंची, तो उसको मैंने यूटिलाइज करना है करंट सिचुएशन, तो कैसे करें। तो दैट क्रिएटेड समथिंग इनसाइड यू which led you to this session or such activities. So thought is an internal and undercover process which leads to a cognitive zone going to amend the previous cognitive system of thinking person. अब इसको एक दुनियावी ज़बान में कहते हैं जो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, and that would be if I say that I want to start a business, या मैंने बड़ा आदमी बनना है, या मैंने बहुत पैसे कमाने हैं। तो अगर आप मुझे पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि तो क्या करोगी। ओके, तो जहन कहता है कि भाई जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, हम बड़े बड़े बड़ी सी पढ़ाइयाँ करके, अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ के, जनरल परसेप्शन बता रहे हैं, पढ़ के और किसी बड़े अदारे से के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, फिर वहां से दे पिकड अप फॉर जॉब्स, मुलाजमत के लिए पिक कर लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में रिक्रूट कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपना सैलरी पैकेज वहां पर नेगोशिएट कर सकते हैं। वन वे। सेकेंड इज नहीं नहीं, मैंने मुलाजमत नहीं करनी है, मैं तो अपना ही कुछ करना है, मैंने तो डैडी को देखा या माँ को देखा है, फलाने को देखा है, उसका तो मुझे नहीं, मेरे से तो नहीं होती, मेरा तो नेचर नहीं है। अच्छा भाई, तुम्हारा नेचर नहीं है तो अब तुमने जॉब करना, अब तुमने बिजनेस करना है। तो तुमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि भाई ये मेरे हालात हैं, ये मेरी कैपिटल है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूँ। मेरा दिल है कि मैं ज्वेलरी का बिजनेस करूँ या फर्नीचर का करूँ। आज तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं ज्वेलरी या फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो आई हैव टू स्टार्ट लो। Again, either cases, it's a thought. The thought is there's something inside of you, कोई चीज है आपके अंदर जो आपको ये कहती है कि हाँ चलो अब ये करना है। तो करने के लिए फिर ब्रेन उस काविश को स्टार्ट कर देता है। अगर आपने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्नीचर का स्टार्ट करना है, तो फिर अब आप साइट ढूंढोगे, आप शार्क टैंक्स को ढूंढोगे कि भाई फाइनेंस कर दे कोई, या आप ऐसे किसी बिग टाइम वेंडर को ढूंढोगे जिसको स्मॉल फ्रेंचाइजी के लिए छोटे छोटे शहरों में या छोटी छोटी जगहों में या छोटे लेवल पर एक एंटरप्राइज खोलने की का वो आपको, मतलब वो अपना ब्रांड नेम दे दे, आपने जगह अपनी जगह में रेंट वेंट करके किसी तरह से वो खोल लिया। एंड दैट्स हाउ, इसका मतलब विच लीड यू टू अ कॉग्निटिव जोन। उसने आप वो ये थॉट जो थी ना आपकी, इसने आपको एक जोन में डाल दिया और अब आप अब उस सोच में लगे हैं।
दिन रात सुबह शाम सोते जागते, यहाँ तक कि जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जब थॉट आपके जहन पे हावी है ना, तो आपको बैनर और होर्डिंग भी ज्वेलरी और फर्नीचर वाले ही दिख रहे हैं, जबकि वो सबके लिए मौजूद है, पर आपको दिख रहे हैं, तो आपको दिल में बड़ी खुशी होती है, अरे यार अल्लाह मेरी बड़ी मदद कर रहा है, मुझे तो सब दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो चीजें मिल रही हैं। एक्चुअली ये मशीनरी हर जहन के अंदर अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जो ये मशीनरी काम कर रही है। विल डिस्कस दैट इनटू डिटेल्स a little later. साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? ऑर्डरिंग, ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन थी जो ऊपर सबसे ऊपर आपको दिख रही है, एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग अ बेसिस इन ऑर्डर टू डिस्कवर समथिंग न्यू और फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फिनोमेना। कि चलो फ्रेंचाइजी तो ले ली, फ्रेंचाइजी तक बंदा पहुंच गया, अब वो कहेगा कि यार पर ये तो उस ब्रांड की है, तो क्या, तब फिर वो क्या करे, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट इतना, किराया इतना, बाकी लॉसेस इतने, टर्नओवर इतना, तो मुझे साल का बच कितना, पहले कहेगा महीने का कितना बच रहा है, फिर कहेगा साल का कितना बच रहा है, तो कहेगा, फिर कहेगा अच्छा फर्नीचर का शोरूम डालना है, यहाँ तो चलेगा नहीं, ये तो छोटी जगह है, तो मुझे बड़ी जगह मूव करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, बड़ी जगह के फर्नीचर के या ज्वेलरी के शोरूम्स की किराया पता करेगा, क्योंकि अभी तो उसके पास पैसे नहीं है। फिर उस जगह का किराया पता किया, फिर ये देखेगा कि ये तो किराया हो गया, अब कैपिटल कॉस्ट, सामान क्या बेचोगे, सामान की कैपिटल कॉस्ट, वो लगाना स्टार्ट करेगा। कुल मिला के इस कैलकुलेशन पे आ जाता है कि भाई मुझे इतने पैसे जुटाने के लिए इतने सालों तक इस फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसका भी जो भी जनरल स्टोर या जो भी फ्रेंचाइजी चल रही थी, अब उस बंदे ने कैलकुलेशन लगाई। सो मोरलेस ही इज डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, और ये कैलकुलेशन करने के लिए अब जाहिर है वो उन शहरों में भी जाएगा, और वो जो किराए की कॉस्ट है उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, या कैपिटल कॉस्ट नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। तो फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फिनोमेना। अब आप देखें अल्लाह ने जो आपको एक थॉट दी, आपको कैसे काम पे लगाती है। तो आई गेस थॉट यहाँ तक क्लियर हो गई। यहाँ हम इसको छोड़ेंगे बिकॉज वी विल गो बैक टू दिस थॉट व्हेन वी स्टार्ट विद साइकोलॉजी। एज आई सेड वी आर इनटू न्यूरोकेमिस्ट्री नाउ। आई शो यू ऑन द स्क्रीन। ये इतनी सारी जो मैंने बातें की ना, और अब मेरे साथ साथ आप हवाओं में उड़ रहे थे, सबके जहन में कोई ना कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन चल रही थी, सबके आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही थी, तो वो पिक्चर एक्चुअली आपके जहन में चल रही थी। A brain has many parts, but we are going to look into two parts, thinking brain and emotional brain. अब ये इतना सिंपल नहीं है, we will go back to a very intriguing image. यहां तक मेरे साथ है? Any questions still here? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मुझे वो बात जी, समझ नहीं आई। कौन सी? अभी आप जो पूछ रहे थे मैं नहीं समझी उस बात को, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। कोई नहीं मेरी बहन, आप बस इतना समझ लें शॉर्ट में ये कि आप जो यहाँ बैठी हैं मेरे साथ, तो कोई आपकी जी। थॉट या तो अभी रिसेंट की थी, या शायद काफी पहले की थी, या बचपन की थी, या किसी दोस्त से किसी डिस्कशन में, या कुछ आपने कोई सीरीज देखी जिसकी वजह जो वो थॉट आपसे ऐसे एक्शन करा के, और किसी किसी रास्ते से, आप सबके रास्ते अलग अलग होंगे यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, किसी ना किसी रास्ते से आपको यहाँ इस सेशन पे लेके आया, जो आप स्क्रीन मेरे देख रहे हो और मेरी बातें सुन रहे हो। दैट्स इट। हम थॉट को डिफाइन कर रहे हैं जी, हम आपके ब्रेन की वर्किंग को डिफाइन कर रहे थे कि ब्रेन एक्चुअली में काम कैसे करता है। मतलब अभी तो मैं सिर्फ अल्फाज बोल रही हूँ ना, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन, सबकी अपनी अपनी एक एक स्टोरी इस वक्त आंखों के सामने चल रही है, सबके एक एक शख्स जो यहाँ मौजूद है। तो अगर वो ये भी कह रहा है कि अरे मैडम आगे बढ़ो, तो भी उसके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है, क्योंकि शायद वो मुझसे स्टेज में आगे है, तब भी उसका ब्रेन उसके साथ एक फोर प्ले कर रहा है। आई एम गोइंग टू शो यू ब्रेन एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। इसके लिए हमने ये समझाया कि हर चीज के पीछे एक थॉट होता है, हर एक शय के पीछे। अच्छा, अब ये है इंसान का चेहरा। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, इंसान का चेहरा। और इंसान की जो अल्लाह ने इतना खूबसूरत सा चेहरा, मर्द का औरत का दोनों का, इंसान का चेहरा बनाया, इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, फीचर्स दिए हैं, डेकोरेट किया है चेहरे को। आप देखें कितना बढ़िया डेकोरेट किया अल्लाह ताला ने, कि बालों का एक खास प्रोपोर्शन है,
आपके फीचर्स का खास प्रोपोर्शन है, नाक की लंबाई, आंखों का प्रोपोर्शन, होठों का प्रोपोर्शन, चीक्स का प्रोपोर्शन। अच्छा, आप में से हर एक लोग, जो कोई लोग साथ में बैठे हैं, तो वो ये देख सकते हैं कि फोरहेड का प्रोपोर्शन कम ज्यादा, बालों की जो बनावट है, किसी का एम शेप्ड फोरहेड है, किसी का छोटा फोरहेड है, किसी के फोरहेड और भुवों में जो डिस्टेंस है वो कम है, किसी में ज्यादा है। So there is a very beautiful proportion. So and it is very nicely been decorated. इसकी जो अल्लाह ने बाहर से जो शक्ल बनाई है, it everything has a meaning. We are not going to go into the into the biological sciences here. We are going to stick to it. But असल में that's why मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जल्दी से मिल गया। पर आप देखें इतना पोर्शन जो ओपनड है, दिस इज योर ब्रेन, और इसको अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती से कवर किया है। एक तो आपको, आप अपने सर पे हाथ रखें सब लोग, तो आपको एक बहुत हार्ड हड्डी फील होगी। इस हड्डी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स। उसके नीचे एक फ्लूइड है जिसमें ब्रेन इज नॉट, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत किसी मतलब खूंटों से गढ़ा हुआ है, जैसे आपकी जो मसल्स हैं वो रेशों से बंधी हुई हैं आपकी हड्डियों से, बट ब्रेन इज नॉट लाइक दैट। सेरिब्रल फ्लूइड होता है, फ्लूइड में ऑलमोस्ट हल्का 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 हिल सकता है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का हिल सकता है, यू कैन सी दैट। और अच्छा, आई शो इट हियर राइट अवे, दिस इज द सेरिब्रल फ्लूइड। और इसके अंदर ये बड़ा सॉफ्ट सा, 1 से 1.2 टू 1.4 किलो का ये इतना बड़ा मास अल्लाह ने दिया हुआ है, जो आपकी पूरी बॉडी को गाइड करता है। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन वो रोएंगे जब वो जब जहन्नुम उनके सामने जाहिर कर दी जाएगी, और फिर वो कहेंगे कि हाय, हमने अपने आगे कुछ नहीं भेजा, हमने अपने आगे कुछ नहीं भेजा। तो दिस इज दैट 1.2 to 1.4 kgs of brain. Okay, then you this portion, स्कल के नीचे 3 लेयर्स होती हैं। इसके नीचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड ये नीचे तक जाता है, आपकी रीढ़ तक जाता है। बहुत सारे जो बूढ़े या तकलीफ में जो लोग होते हैं, उनका स्पाइनल फ्लूइड सूख जाता है, उसकी वजह से काफी मसाइल पेश आते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। Then this is the brain. Now brain की एक we'll go back to the pictographical representation of the brain. This is how it looks. And this is the brain that has been taught to us. ये हमें सिखाया गया है, ये ऐसे इसी फॉर्म में हमें दिखाया गया है कि ऐसे होता है ब्रेन। और इसकी बकायदा सारी तस्वीरें आप कभी भी सर्च करोगे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, तो इस तरह से आती हैं। Isn't it beautiful? फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। So ये जो ब्रेन है, now we will dive into the study of this brain. ये चीज है नेस्टिंग डॉल्स, ये जो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, आई होप आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड नेस्टिंग डॉल्स। रशिया में रशियन नेस्टिंग डॉल्स करके अपना गूगल कीजिएगा आराम से आज रात को, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या शय है। तो ये मतलब गुड़िया है, वुडन होते हैं, ये गुड़िया जैसे होते हैं, और उनकी कुछ फोक स्टोरीज हैं, उससे रिलेटेड है ये। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। हमारा ब्रेन कुछ इसी तरह से है, इन नेस्टिंग डॉल्स की तरह से, इसी तरह की लेयर्स हैं ब्रेन में। तो जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको ओल्ड ब्रेन कहते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट इनटू द एनाटॉमी, इसको एनाटॉमी कहते हैं, जब बॉडी पार्ट्स को डिस्कवर पढ़ते हैं ना, कि कौन सी क्या है, कैसी क्या स्ट्रक्चर है, क्या साइज है उसका क्या फंक्शन है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। उससे पहले मोटा मोटी एक चीज ये समझ लें कि जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी आपकी नर्व्स जितनी है, नर्व्स, मैं नसों की बात नहीं कर रही हूँ। अपना हाथ, आप सब लोग अपना हाथ पलटी साइड से आगे करें और अपने नाखून आप देख सकें, इस तरह से अपने हाथ आगे करें, अपने नाखून देख पाए, तो आपको अपने हाथों में एक जाल दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको नीली हरी, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, कुछ नेटवर्क दिखाई पड़ेगा ब्लड वेसल्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये इसके साथ काफी नीचे की तरफ
सफेद सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसका जाल है, दैट इज द न्यूरल नेटवर्क, सॉरी द नर्व्स। और ये सॉलिड होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, सॉलिड होती हैं। ये जो पूरा न्यूरल नर्व्स का जो पूरा एक नेटवर्क है, पूरे पूरे जिस्म में है, पूरे जिस्म में, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड और पूरा ब्रेन, इसको कुल मिलाकर के नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये टोटल मिला के नर्वस सिस्टम कहलाया जाता है। और नर्वस सिस्टम के आज एक्चुअली 3 तरह के फंक्शनली, यानी कि फंक्शन के बेस पर कि क्या कौन क्या काम करता है, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारे बड़े फैसले करते हैं, जिसमें ब्रेन आ जाता है आपका। ये जो ब्रेन आपकी स्क्रीन पर है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये कमांड सेंटर कहलाता है कि इंसान को उठ के चलना है, अभी आपने उठ करके चलना है, बहुत तेज प्यास लग रही है, ये फीलिंग हुई, अब प्यास को बुझाएंगे कैसे? उठ के जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो ये ब्रेन ने कमांड दिया है पैरों को कि चलो उठो जाओ, और फिर हाथों को कमांड देगा कि पानी पलटो, अगर पानी भरा हुआ नहीं तो पहले पानी भरो, और आंखें देख रही हैं कि हाँ ग्लास कब तक भरना है, मुझे कितनी प्यास लगी, ग्लास कब तक भरना है। दिस इज द कमांड सेंटर। देन यू हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं। बेसिकली अब जब सेंट्रल मतलब कमांड सेंटर ने कहा कि जाओ पानी भरो और पानी पियो, मतलब प्यास बुझाओ, तो ये काम करवाया किसने उससे? किससे करवाया उसने? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं बात करूं, मुझे इस वक्त शदीद खुशी की हालत हो, मेरी शदीद गम की हालत हो, शदीद डर की हालत हो, इतना कि मेरे गले से आवाज नहीं होगी, पानी पीना तो दूर, मैं मतलब बस एक कोने में किसी चीज के साथ चिपक के बिल्कुल उस जैसी हो गई हूँ, लाइफलेस हो चुकी हूँ। दैट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो माई हार्ट इज बीटिंग, माई डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फर्स्ट तरह से थोड़ी देर पहले आपने खाना खाया था, तो ऐसे नहीं है कि पाचन रोक देगी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। और आपकी सांस, आप चाह के अपनी सांस नहीं रोक सकते, कितना ही आप चाहें। अगर उसी वक्त कोई कॉकरोच या कोई जानदार चीज जिससे अंदेशा है कि हाँ इससे नुकसान, जब आप एकदम जमे हुए फ्रोजन हालत में कहीं पर खड़े हुए हैं, चाहे डर की वजह से हो, चाहे गम की वजह से हो, चाहे किसी और एक फ्राइटफुल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हो, या शॉक स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हो, तब भी अगर आपके सामने उस हालत में सांप आ जाएगा और वो आपको काटने के लिए अपना फन फैलाएगा, तो आपका रिफ्लेक्स होगा कि आप वहां से हटने, कूदने, बचने की कोशिश करोगे। दिस इज योर रिफ्लेक्स। तो आपका रिफ्लेक्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है कि शरीर के जिस्म के कुछ आज़े हैं जिनकी फंक्शनिंग पे अल्लाह ने कोई कंट्रोल नहीं दिया इंसान को, चाहे या ना चाहे वो फंक्शनिंग उसके बाहर है। दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फंक्शनली हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स हो गए। अब हम वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, विच इज द जिसमें हम बेसिकली ब्रेन को स्टडी करने वाले कमांड सेंटर। जैसे मैंने बताया, ब्रेन इज लाइक, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है नेस्टिंग डॉल्स की तरह है, परत दर परत दर परत दर परत दर परत। तो अगर हम खोलना स्टार्ट करें तो ये सबसे बाहर की परत, फिर उसके अंदर की, फिर उसके अंदर की, और सब करते करते हम बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाएंगे, यानी यहां तक। तो यहाँ पर आप इस वाले हिस्से को देख रहे हो, ये जिसपे मैंने अपना कर्सर घुमाया है, प्लीज लुक एट योर स्क्रीन्स। इतना ऐसा, ये मजेंटा पिंक और उसके साथ लगा हुआ ये येलो पार्ट स्टेम की तरह, ऐसे समझ लें मोटा मोटी। अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मोटा मोटी इट इज लाइक एक आइसक्रीम स्टिक और उसके ऊपर आइसक्रीम लिपटी हुई, उस तरह से। इसीलिए इसको ब्रेन, इस हिस्से को, नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम यहाँ तक। और ये ब्रेन स्टेम के ठीक मुंह पे, यानी इसके बेस पे जो ये सेंट्रल पार्ट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ओल्ड ब्रेन। अब उन्होंने ओल्ड ब्रेन क्यों कहा? क्योंकि
biological sciences, like all other sciences, have been influenced by चार्ल्स डार्विन का थ्योरी। तो डार्विन के अकॉर्डिंग बंदर हमारे जो थे वो माई बाप थे, और बंदरों के माई बाप रेप्टाइल्स थे, और रेप्टाइल्स के माई बाप वो थे सी क्रीचर्स। तो उसके कहने का ओल्ड ब्रेन कहने का लॉजिक क्या है कि ये एक हिस्सा है जो मोरलेस इसी फॉर्म में सब जानवरों में मिलता है, इसीलिए उसको ओल्ड ब्रेन कहता है। मेरी पर्सपेक्टिव इसमें मेरी क्या, बहुत सारे जो रिसेंट इस्लामिक स्कॉलर्स की हैं, एक्चुअली इस्लामिक स्कॉलर्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास रिगार्डिंग डार्विन। तो उसमें एक जो फैक्शन है, वो फैक्शन ये मानता है कि ये सारी जो बेसिक फंक्शंस जो जानवरों से कॉमन फंक्शंस हैं इंसानों में भी, जिसकी वजह से डार्विन कहता है कि भाई वहां से हम इवॉल्व हुए हैं, वो अल्लाह ने इसलिए दिए थे कि भाई स्टडी करो ना, और फिर नया फंक्शन देखो, जो नया बाहर का जो ये नया ब्रेन है, कलरफुल पर्पल ब्लू ग्रीन, फिर इसको देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ मुख्तलिफ हो, तुम कहाँ उन जैसे हो नफ्स से अम्मारा, और कहाँ मुख्तलिफ हो नफ्स से मुतमइन्ना। जब तक तुम दोनों को देखोगे नहीं और मैं तुम में दोनों का मजमुआ नहीं बनाऊंगा, तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुमको कहाँ किस चीज को यूटिलाइज करना। सो कमिंग बैक, अब नेस्टिंग डॉल्स को देखें तो आउटर मोस्ट डॉल जो है ये, यानी ये वाला जो हिस्सा है बाहर का, बिल्कुल बाहर का, इज द न्यूएस्ट, ये सबसे नया है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यही हिस्सा बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मोस्ट डिटेल्ड। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सोचने की सलाहियत दी है इस हिस्से में। गोश्त का एक टुकड़ा है, a lot of people might have eaten the dish भेजा, उसमें बकरीद में बड़ी आराम से मिल जाता है खाने के लिए, भेजा फ्राई बड़ी कॉमन सी और बड़ी पॉपुलर सी डिश भी है। अगर आपने खाया है तो आप एक्चुअली what you are eating is just a bunch of neurons and associated tissue, that's it, वही खा रहे हैं आप। आपने कभी सोचा है कि गोश्त के लोथड़े में अल्लाह ताला ने अपने कलाम को डिसाइफर करने की तमीज हमें दे दी, बातचीत करने की, लैंग्वेजेस की, डिस्कवरी की, आउटर स्पेस की, कि इलॉन मस्क इसी गोश्त के लोथड़े को यूज कर करके, पीस ऑफ फ्लेश को यूज करके उसने अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली है, मतलब एज एन लाइक अपनी मेहनत और जहानत से वो कहां से कहां पहुंच गया। सो इट इज द न्यूएस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिटेल्ड। पर जैसे जैसे हम नेस्टिंग डॉल्स में अंदर की तरफ जाते जाएंगे, ये हिस्सा, ये अंदर की तरफ जितना अंदर जाएंगे उतना हमें प्रिमिटिव ब्रेन मिलता चला जाएगा। सबसे नया जो हिस्सा होगा वो सबसे बाहर है, और जैसे जैसे आप अंदर सेंटर की तरफ जाते जाओगे तो उतना ही पुराना अंदर पुराना। पुराने का मतलब, इसका मतलब ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब ये आपको जानवरों में नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी चीजें आपको जानवरों में मिल सकती हैं, जैसे कि एनिमल्स में फैमिली सिस्टम होता है, एज एन नर मादा है, बच्चा पैदा होगा तो मिल करके उसका ख्याल करेंगे। बूढ़े अगर मेंबर्स हो गए उनके हर्ड के, जैसे कि भेड़ियों का एग्जांपल मैंने दिया, तो उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, बूढ़ी चिड़ियों के लिए भी, जो यंग चिड़िया होती है वो बूढ़ी चिड़िया के लिए उसके घोंसले में जाके खाना देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। सो ये भी एक सम काइंड ऑफ एन इमोशनल सिस्टम ही है, दैट दे कैन फील कि भाई ये अपने लिए नहीं कर सकता, हमने करना है। सो द मोर वी गो इनसाइड, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रिमिटिव ब्रेन। यानी कि ये जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे और ये डॉल्स छोटी होती चली जाएंगी, स्मॉलर होती जाएंगी, सिंपलर होती जाएंगी, जेनेरिक होती जाएंगी। यानी अब ये बेसिक फंक्शंस कर रही हैं, बिल्कुल बेसिक। आप जितना बाहर है उतना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट डिसीजन हो रहा है। और जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, ब्रेन के लोब्स के अंदर अंदर जाते जा रहे हैं, तो बिल्कुल जेनेरिक सिंपल फंक्शंस कर रहा है ब्रेन। और इसीलिए इनमोस्ट जो डॉल है, ये वाली जो सबसे अंदर डॉल मिल रही है, यानी जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है ब्रेन का, वो उसको हम फॉसिल भी कह सकते हैं, मतलब उतना पुराना है। यानी कि ये आपको काफी नीचे तक के जानवरों में ये इनर कोर मिल जाएगी, इसीलिए इसको ओल्ड ब्रेन कहा। अच्छा, ये ओल्ड ब्रेन जो है, जैसे मैंने बताया, ये ब्रेन स्टेम पे यहाँ पर फ्यूज्ड होती है, यहाँ पर। अभी हम इसके और डिटेल्स में जाएंगे।
ये सेंट्रल कोर ऑफ द ब्रेन, जहां स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है। यहाँ पर, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी यहाँ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, बेसिक फैसले चलने का, फिरने का, वो फैसला यहाँ पर ट्रांसलेट आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब जरा सा इसकी डिटेल्स में जाएंगे। आई एम गोइंग वेरी स्लो, प्लीज टेक डाउन नोट्स, क्योंकि मैं अभी सेशन की ना तो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ना ये स्लाइड शेयर करूंगी। यू विल गेट दिस वंस इट इज ओवर। उस तक तब तक नहीं दूंगी, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। ओके, सो अब आते हैं मेड्यूला। मेड्यूला जो एक हिस्सा है, इसके मैं फंक्शंस बहुत बेसिक करके, बहुत मिनिमल करके आप लोगों को समझा रही हूँ। वाई? बिकॉज जब हम आगे फंक्शनल लेवल पे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपके लिए, तब आप अगर ब्रेन पार्ट्स इस वक्त नहीं पता है तो आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे कि यार ये कैसे हो गया। आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए बिल्कुल बेसिक फंक्शंस, मैं खुद ही उस चीज को रिपीट करती रहूंगी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। एंड आई एम ट्राइंग टू ओवर सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल, दो दैट इज नॉट राइट, बट हाँ ठीक है, अब हम यूज के लिए उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। मेड्यूला, जो ये वाला हिस्सा है मेड्यूला, ये अपने गर्दन पे पीछे की तरफ हाथ रखिए, जहां आपका हाथ जा रहा है वही मेड्यूला है। नॉर्मली जहां इंसान का हाथ जाता है, बालों के ठीक नीचे, दैट इज मेड्यूला। ये हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, मैंने कहा ना, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। तुम डरे हुए हो, गम में हो, शॉक में हो, जिंदगी मौत के बीच में फंसे हुए हो, ये फंक्शन चलते रहेंगे तब तक जब तक अल्लाह का हुक्म है। इसके ऊपर कमांड सेंटर यानी आपके इस ब्रेन का कोई हक नहीं है। नहीं तो खुदकुशी कर लेता है इंसान, और या कोई और मसाइल खड़े कर लेता, और मतलब अपनी जिंदगी मौत का मालिक बन जाता। नेक्स्ट इज पॉन्स। पॉन्स मेडुला के ठीक ऊपर होता है। ये मूवमेंट कोऑर्डिनेट करता है। हर तरह, कई तरह का मूवमेंट होता है। मैं बात कर रही हूँ तो मेरी गर्दन हिल रही है, तो ये भी एक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन है। और मेरी अपर बॉडी इज वेविंग इन अ सर्टेन फैशन व्हाइल आई एम सिटिंग, या फिर मैं बैठी हूँ और पैर हिला रही हूँ कुर्सी पे आगे पीछे। सो मूवमेंट कई तरह का होता है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट इज थैलेमस। इस, अब ये जो सारे मैं पार्ट्स बता रही हूँ, ये ओल्ड ब्रेन बता रही हूँ। प्लीज नोट इट डाउन। यू नीड टू नो व्हाट इज योर ओल्ड ब्रेन, व्हाट इज योर मिड ब्रेन, नहीं सॉरी, ओल्ड ब्रेन, न्यू ब्रेन, और फिर इसके बीच का कनेक्टिंग हिस्सा थैलेमस। ये ये जो मजेंटा कलर का, डार्क पिंक कलर का जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस एग शेप का होता है ऑलमोस्ट, देखिए अंडाकार है ये, और सेंसरी इंफॉर्मेशन अंदर ले लेता है। इसका काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करना, सीइंग, हियरिंग, टच, टेस्ट, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिसेप्टिव सेंटर है। देन अच्छा, यहाँ पर ठीक है, इट इज नॉट बीन मेंशन, क्योंकि हम उसके ऊपर एक, आई थिंक आई शुड बी डूइंग दैट सेशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक। एक यहाँ पर फिंगर शेप, पॉन्स के ठीक सामने, ठीक ऊपर, पॉन्स के ठीक ऊपर एक ऐसे समझें कि न्यूरॉन्स का एक लूज डिफ्यूज्ड जाल सा होता है, उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। दोज ऑफ यू जिन्होंने साहिल भाई को सुना है, दे माइट हैव हर्ड दिस फ्रॉम हिम। अब ये जो है, ये आपकी स्लीप पे एक साइकिल और आपकी पेन परसेप्शन यानी अलर्टनेस और अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ होता है आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोटेड डाउन, चाहे तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे न्यूरल पाथवेज जो हैं, यानी कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, मतलब जो बड़े आपके कॉमन नेम्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, इनके नेटवर्क्स का ओरिजिनेटिंग और बेस सेंटर है। कौन सा नेटवर्क कब और कितनी शिद्दत से काम करेगा, दैट resides with the reticular activating system. Basically
आपकी कंट्रोल मैकेनिज्म है कि अगर आरएएस समझ आ गया और आरएएस की फंक्शनिंग समझ आ गई तो बेसिकली अपनी कंट्रोल समझ आ जाएगी। देन यू हैव सेरिबेलम, ये पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का ये स्ट्रक्चर स्वेलिंग जैसा दिखता है। मैंने तो इसको स्टडी के टाइम में रियल ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, इट्स लाइक मैं तो बस आई वाज लाइक अमेज्ड कि अल्लाह ताला क्या क्या दे दिया छोटे से हिस्से में, क्या क्या भर दिया। नॉन वर्बल लर्निंग और मेमोरी एंड परसेप्शन ऑफ टाइम और डांस वगैरह जो आप करते हैं, बैलेंस, वो यहाँ से सेरिबेलम से होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेडला, पॉन्स, रैस, थैलेमस और सेरिबेलम। दिस इज योर ओल्ड ब्रेन, ये आप में और एक छिपकली में कॉमन है, इसी को रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। तो अगर समझें कि किसी शक की, दुख की या किसी तकलीफ की, मतलब शदीद तकलीफ की हालत में भी हैं, तो भी आपका ये हिस्सा ब्रेन का स्टिल वर्किंग रहेगा। ऐसे नहीं होता ना कि घर में अगर फौगी हो गई और इंसान एकदम ही बिल्कुल ही बेहाल और निहाल हो गया तो वो चलना तो नहीं भूल जाता ना, बैलेंस तो फिर भी उसका रहेगा, सांस भी लेगा और उसको अच्छी बुरी चीजें, उसको कॉन्स्टेंटली समझ में आएगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रैस, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा, उसको अभी भी ये सब चीजों का सेंस है। या उसको ये पता है कि अगर खातून है तो उनको पता है कि मैंने सर ढकना है, मैंने पर्दा करना है, मैंने फलाने की, शी इज डेवस्टेटेड बट स्टिल शी इज अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। उनको नींद नहीं आ रही है, इसकी अवेयरनेस उनके अंदर है कि रात का वक्त हो गया, मुझे सो जाना चाहिए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तो certain systems are still working, so this is old brain. Now we come to अपने मतलब का हिस्सा, which is the limbic system. यहाँ पे लिम्बिक लोब करके दिखाया हुआ है। लिम्बिक सिस्टम में बेसिकली 4 चीजें हैं। अमिगडला, अभी मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। हाइपोथैलेमस, पोजीशन बस यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये रहा थैलेमस, पिंक कलर का जो मैंने दिखाया था, डार्क पिंक कलर का, मजेंटा रंग का। इसके ठीक नीचे लाल हिस्सा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, हाइपो पोजिशन पे है। ऊपर होता तो हाइपर पोजिशन पे होता, नीचे की तरफ है, हाइपो पोजिशन पर है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर ये रही ग्रीन कलर की जो ग्लैंड है, छोटी सी, पी साइज, मटर के दाने की साइज की होती है, एक्चुअली मटर के दाने की साइज की होती है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी। ये ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है बॉडी की। जितनी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जितने न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, जो भी आपका एक ये जो लाइटनिंग के स्पीड से जो आपका सेंटर काम कर रहा है कि मैं बोल रही हूँ और आप फटाफट समझ रहे हो, और इस बीच में आपको बहुत सारी और भी चीजें, अपनी हाजात, अपने हालात, ठंड, गर्मी, सर्दी, और दीगर इमोशंस अपने सब समझ में आ रहे हैं, सबको कंट्रोल करने वाली ये ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी। बहुत छोटी सी होती है ये। देन और हिप्पोकैम्पस, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, अब उसकी डिटेल्स में हम जाते हैं, उससे पहले दिस इज, ये एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम को कहते हैं बॉर्डर रीजन है। ओल्ड ब्रेन तो मैंने भी आपको समझा दिया, ये ओल्ड ब्रेन था। न्यू ब्रेन हो गए, ये 4 लोब्स का न्यू ब्रेन होता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सिपिटल। ये सेंस ऑफ विजन, मतलब आप चीजों को देख सकते हैं, देख के पहचान लेते हैं, या उससे रिलेटेड जितना फंक्शन है। ये जो गर्दन के पीछे का एक हिस्सा है ना, जहां बाल खत्म हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और सडनली उछाल आ रहा है, और इससे लगता है कि सीधे सीधे जाते जाते एकदम से पीछे की तरफ से बल्ज किया है स्कल, वो हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब का। यानी यहाँ पर आपकी विजन की सारी जो फंक्शंस हैं वो इस हिस्से से परफॉर्म होते हैं। और ये रहा टेम्पोरल लोब, ऑरेंज कलर, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब कान के पीछे का हिस्सा है, इट्स नॉट कनपटी, इट्स कान के पीछे का हिस्सा जहाँ बाल नहीं है। यहाँ पर आपका हियरिंग का पूरा सेंटर है। अच्छा, ये आधा हिस्सा है ब्रेन का, यानी इस तरह के ये स्ट्रक्चर आपके सर को अगर बीच से नाक नाक से की तरफ से अगर काटे कि दोनों दो हिस्से, चेहरा जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाए वर्टिकली, तो आधा हिस्सा ऐसे दिखेगा। दैट मीन्स दिस इज इन 2 पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो मोटा मोटी ब्रेन आपको समझ में आ गया। नाउ विल कम टू लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है।
Now, if you remember this slide, I said brain has many parts, but we are looking at two parts: the thinking brain and the emotional brain. Emotional brain ही लिम्बिक सिस्टम है. ये रहा आपका लिम्बिक सिस्टम. और अपने माथे पे जब हम हाथ रख करके फर्जों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, दैट इज द कॉर्टेक्स का एरिया, यानी न्यू ब्रेन. और मैंने यहाँ पर आपको देखिए पिछली स्लाइड में लिखा है, यहाँ फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ये पूरा. और अब यहाँ देखें, ये रहा आपका फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. काफी बड़ा हिस्सा होता है. अगर ब्रेन को आप देखोगे ना, तो 85% ऑफ द ब्रेन इज द न्यू ब्रेन. ये जो कॉम्प्लेक्स 4 लोब्स हैं, ये दे फॉर्म 85%. इसका मतलब ये जो है ना, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है. इसमें प्रोपोर्शन सही नहीं दिखाया गया है, दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज इट फॉर फर्दर स्टडीज. 85% ऑफ द ग्रे मैटर, जो नया हिस्सा है, जो इंसान को इंसान बनाता है, दैट इज योर न्यू ब्रेन, या इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स. और तकरीबन 20 बिलियन 20 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ इससे. इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर. ओके, सो अब यहाँ पर देखें, ये देखें 85%. ये जो ऐसे सल्साए और जायराए दिख रहे हैं ना, मतलब ऐसे ये जो खास किस्म का ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, ये दिस इज योर न्यू ब्रेन. और ये जो यहाँ दिख रहा है, ये हिस्सा, दिस इज द लिम्बिक सिस्टम. और ये वाला ओल्ड ब्रेन. तो बेसिकली ओल्ड ब्रेन और न्यू ब्रेन के ठीक बीच में बॉर्डर के हिस्से पर आपका लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. अच्छा, इसमें हमने बात की ये अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में समझिए, पिट्यूटरी की ये जगह हो गई, ये पिट्यूटरी है. यहाँ ये छोटी सी, देखिए एकदम छोटी सी मटर के दाने जैसे, ये हो गया. इसके ऊपर जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, मैं हटा रही हूँ कर्सर, इसको देखिए, दिस इज अमिगडाला. अपना अगर आप, अच्छा अब मैं आपको स्ट्रक्चरली समझा देती हूँ. अपना सीधा हाथ रखें, सीधा या उल्टा जो भी आप हाथ यूज करते हैं, डजंट मैटर. अंगूठे को अंदर हथेली की तरफ घुमाएं और ऊपर से उंगलियों को कवर कर लें. दिस इज द पोजिशन ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम इनसाइड द ब्रेन. जो बाहर से उंगलियां हैं, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा हो गया, और अंदर जो ये आपका अंगूठा मुड़ा हुआ है, इतना हो गया ये लिम्बिक सिस्टम. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? आई नो इट इज अ लिटिल टेक्निकल, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. ओके, आप फटाफट इसका देखिए, यहाँ पर क्विक रिवीजन. ब्रेन स्टेम, ये रही अमिगडाला. अमिगडाला को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पिट्यूटरी मैंने बता दिया, मास्टर ग्लैंड है. थैलेमस, अभी हमने देखा था, थैलेमस हमारे काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज है हाइपोथैलेमस, क्योंकि थैलेमस ओल्ड ब्रेन का हिस्सा है. हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे है, एक्चुअली अगर आप ब्रेन को काट के देखोगे ना, तो आपको थैलेमस हटाना पड़ेगा हाइपोथैलेमस को देखने के लिए. नीचे का हिस्सा ये देखें, नीचे ब्लू, ये रेडिश, आई गो बैक हियर, ये था रेडिश, ये वाला हिस्सा, ये लोकेटेड हियर. तो आपको हाइपोथैलेमस समझ में आएगा. अच्छा, थैलेमस क्या काम करता था आपको याद होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहा है. अंडाकार था, सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, सी हियरिंग टच टेस्ट स्मेल, सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है. हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को स्टडी रख रहा है. आप बैठने की कोशिश करते तो आप करीने से बैठ पाते हो. आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. सर्केडियन रिदम, सुबह उठे हैं, मतलब सुबह सूरज उगने के साथ बॉडी को फीलिंग हुई है कि हाँ अब उठो, बिस्तर से उठो, काम पर स्टार्ट करो. दिस बॉडी एक्टिव मोड में, अगर आप जबरदस्ती उस वक्त बिस्तर पे पड़े भी रहोगे ना, तो प्रॉपर नींद नहीं आने वाली आपको, क्योंकि बॉडी के अंदर की जो क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम, दैट इज अंडर प्ले. उस क्लॉक को ऑपरेट करता है हाइपोथैलेमस. भूख लग गई है, उठे हैं ना सुबह, तो पेट में से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, पानी लाओ यार, क्या फिर कुछ चाय दो, जो भी आप खाते हो, दैट फीलिंग, हाइपोथैलेमस. आपने सडनली एक सांप अपनी टेबल के नीचे रेंगता हुआ देखा, या मैं सडनली अभी चिल्ला पड़ू ना, आपके पेट में अजीब सी फीलिंग होगी, यू विल लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गर्ल. तो वो एक सडन रश ऑफ हॉर्मोन्स, मतलब कोई अगर चीखा है
सो द ओनली ऑप्शन कि वो चीखा है इज क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, कुछ कुछ गड़बड़ है। ये जो एकदम लाइटनिंग की स्पीड से आपकी बॉडी ने अंदर से आपको एक रिएक्शन दी, आप वो सांप देख करके आपने रिएक्ट किया, या आप ड्राइव करो सडनली गाड़ी के सामने कोई आ गया और आपने मतलब हड़बड़ाहट में ब्रेक लगाए कि आपको पता भी नहीं कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे, एंड द बटरफ्लाइज दैट यू हैव इन योर स्टमक, आप सोचो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी से। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक और सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, उसको कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई अब इस चीज की जरूरत हो गई, जल्दी से निकाल के दे ये। पिट्यूटरी को गवर्न करता है हाइपोथैलेमस, इज सच एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। और जैसे अब मैं सेशन करके चुकूंगी और मुझे अगर अगर पॉजिटिव फीडबैक आया या मुझे इंटरेक्टिव सेशन मिला, सो आई हैव दिस फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, वाह वाह मैंने क्या काम किया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, मस्त सेशन हुआ। तो दिस फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड कि हाँ आज मैं जब प्रोडक्टिव था यार, मजा आ गया आज काम करके, हाइपोथैलेमस। अब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कैसे। देन वी हैव हिप्पोकैम्पस, ये देखें, ये हिप्पोकैम्पस, ये वाला हिस्सा। हिप्पोकैम्पस इज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। अरे पिक्चरों में देखा है ना कि अरे उसके उसके दिमाग में चोट लग गई है, उसकी याददाश्त चली गई है, वो अपनी मम्मी पापा को भूल गया है, महबूबा को भूल गया है, बीवी को भूल गया, उसको पहचान नहीं रहा है। इट इज दैट लर्निंग। अगर अगर हिप्पोकैम्पस या हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड जो न्यूरोनल एरिया है वहां अगर चोट लग जाती है तो मेमोरी फॉर्मेशन अफेक्ट होती है, यानी अब आप कुछ नया लर्न नहीं कर सकते। पिट्यूटरी आई टोल्ड यू इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी का बहुत जबरदस्त रोल है, पर वो हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। These are just the definitions. Just have a look. ओके अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी जिसको मैंने जान के छोड़ दिया, ये अंगूठा जो अपने हाथ के अंदर आपने उंगलियों के पीछे दबाया था, वापस से इसको दबाएं और अब खोलें इसे, और खोल के अपने अंगूठे के नाखून की तरफ देखें। बस इसी साइज का होता है आपका अमिगडाला, जितना आपका नाखून है। और ये जो आपने बंद किया था ना, इसी साइज का आपका लिम्बिक सिस्टम है। जो आपकी हथेली का साइज है वही आपके लिम्बिक सिस्टम का साइज है। ये अल्लाह की कुदरत है। दिस इज स्टार्क रियलिटी। जब हमको पहली बार पढ़ाया गया हमारे उस्तादों से, आई वाज लाइक सो अमेज्ड, सो ओवरवेल्म्ड। अच्छा भाई इतने बड़े ब्रेन में बस इतना सही दिमाग है मेरा। तो लिम्बिक सिस्टम एज इन, और ये जो आपके अंगूठे का जो नाखून है, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग थंब, अंगूठा, अंगूठे के जो नाखून का साइज है बस इतना ही बड़ा आपका अमिगडाला है। What does amygdala do? It's that small part of the brain that detects and responds to fear, anxiety or danger. ये एक्चुअली आपका रडार सिस्टम है। इसका हर वक्त का बस एक काम है, कोई खतरा तो नहीं आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं पेश हो गई, किसी चीज से कोई डर तो नहीं हो रहा है, और बस ये क्या करता है ना, ये हर वक्त बैठे रहता है कि कुछ हो और ये अलर्ट जारी कर दे। इसीलिए आपने देखा होगा घर के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, या शायद दोस्तों में कोई ऐसे मेंबर्स हैं, या ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं, हर वक्त हाइपर, डरने की बात हो ना हो, टेंशन की बात हो ना हो, बस उन्होंने हाइपर ही रहना था, क्योंकि उन्होंने अपने अमिगडाला को वैसे ही ट्रेन कर रखा है। बस हर चीज पे अमिगडाला ने रिएक्ट करना होता है। और जैसे, अच्छा अमिगडाला की ये खासियत होती है, अगर अमिगडाला ने एक अलर्ट सिग्नल दे दिया और वो कॉन्स्टेंटली, मतलब उसकी लाल बत्ती कॉन्स्टेंटली जल रही है, मुश्किल है, परेशानी है, डर है, मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई, देन व्हाट हैपेंस, आपका जो ये हिस्सा है ना, फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस विल से ओके मुश्किल है, परेशानी आ गई है, तो ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट शट डाउन मोड में चला जाता है, क्योंकि अमिगडाला ने तमाम जहन पर, यानी आपके कमांड सेंटर पर जो आपका ब्रेन है और आपकी बॉडी पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यहां तक एम आई क्लियर? आर यू गाइज विद मी? ओके मैम, एक सवाल कर सकती हूँ यहाँ पे? बस एक सेकेंड, मैं इसको पूरा ही कर लूं तब आप करिए। ओके सो दिस इज अ सेंटर विच इज कॉन्स्टेंटली जस्ट जजिंग यू। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे स्पेशली, जिनका ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो बहुत नौजायदा है, 1-2 साल के बच्चे,
उसके सामने आप कोई भी चीज रख देंगे तो उसको फियर फैक्टर नहीं होता है। नेचुरली अल्लाह के घर से फियर फैक्टर लेके नहीं आता बच्चा। माँ बताएगी उसको, यहाँ मत जाना, इसे मत छूना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, या वो पिट रहा है कॉन्स्टेंटली, या उसको कोई रेब्यूकिंग हो रही है, मतलब उसको कोई ऐसा फीडबैक जा रहा है लगातार जिसकी वजह से उसके अंदर वो फियर डेवलप हो रहा है। उस वक्त हो क्या रहा है, अमिगडाला तो उसके अंदर है नहीं, तो क्योंकि अमिगडाला नहीं है तो वो नेचुरल सेंसिंग उसकी नहीं चल रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माए जब ट्रेन करती हैं, या बाप या घर की औरतें या घर के फर्द जब बच्चों को ट्रेन, स्पेशली टीचर्स, जो पेरेंट्स या जो घर वाले जो होते हैं, जो किंडरगार्टन में या क्रैश में या डे केयर में या नैनी के हाथों नौकरानी के पास छोड़ करके बच्चों को चले जाते हैं, आपने देखा उनके खास किस्म के बिहेवियर्स होते हैं। उसके बिहेवियर की वजह ही ये है, the child has been trained on certain things which were not even required। डराना उसमें से एक बहुत बड़ा हथियार। सवाल पूछोगे मार पड़ेगी, काम उन मर्जी का नहीं होगा मार पड़ेगी। बच्चा अपना कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है क्योंकि वो डिस्कवरी करेगा, चीजों को समझेगा, अपने एक्शंस, अपने अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक्टिविटीज करेगा, क्योंकि वो माँ की या नैनी की या किसी के रूटीन में मदाखलत है, या डे केयर वाले स्पेशली, तो उसको बकायदा फियर पे ट्रेन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अमिगडाला को खास तरह से बच्चा बढ़ रहा है, अमिगडाला नया नया डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे डेवलप होता चला जाएगा फियर इंस्टॉल होता चला जाएगा। तो अमिगडाला एक्चुअली हम इसको कहते हैं कि मतलब ब्रेन हाईजैक भी कर लेता है। अमिगडाला इमोशनल हाईजैकिंग करता है, तो अमिगडाला हाईजैक इज एन एक्चुअल टर्म। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी ब्रेन की केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अभी तक देखिए, सी नाउ वी आर एबल टू एक्चुअली, अब कॉग्निटिव सेंस समझ में आ रहा है, कॉग्निशन कर रहे हैं हम कि जो आप फील कर रहे हो, जो आप दिन भर देखते हो, फील करते हो, रिएक्ट करते हो, उसके पीछे बकायदा एक केमिस्ट्री काम कर रही है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इंसान को उससे बनाया, मतलब एक जगह मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, somebody प्लीज हेल्प मी आउट, कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ वाटर जिससे इंसान को बनाया गया। दिस इज नथिंग बट वाटर। हम अगर इसकी और डिटेल्ड आप इसकी एनाटॉमिकल स्टडी, फिजियोलॉजिकल स्टडी में जाएंगे तो गोश्त के उससे क्या गंदे खून से बनाया, गंदा खून। और अलग, एक जगह अलग यूज किया, अलग एक तो वो हो गया जो यूट्रस में जाकर के वो अपने आप को मतलब इन्वेस्ट कर लेता है, जो एम्ब्रियो होता है वो चिपक जाता है लीच की तरह, अलग एक वो उसका मतलब हो गया। मेडिकली उसका एक और मतलब है कि क्या है, गोश्त का लोथड़ा ही तो है, बट पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन आप स्टडी करोगे तो इसमें ज्यादातर करके इट्स मोर ऑफ फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइडिटी बहुत है इसमें, इसमें पानी का बहुत ज्यादा, पानी इज इन लाइक फ्लूइड, फ्लूइड का बहुत ज्यादा यहाँ पर मेंशन है। ओके, अभी हमारी कोई सिस्टर क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये अगर कोई पर्सन है हमारे आसपास या हमारे घर में और उसका ये अमिगडाला हर वक्त ऑन ही रहता है, और मतलब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, क्योंकि जैसे साइकोलॉजी पढ़ने लगते हैं ना तो पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा सा इसका कौन सा ये ब्रेन एरिया ऑन हो रहा है। तो फिर दूसरा इसमें जो मैंने ये भी देखा कि भागने का बहुत ज्यादा होता है इसमें, कि बस भाग जाओ कहीं भी हाँ जी जी जी, सिचुएशन को देख के। मैंने जान करके वो सारे सिम्टम्स नहीं बताए बिकॉज वी विल गो इनटू द डिटेल्स। अभी आप अमिगडाला तक मतलब महदूद हैं। हम अब जब नेक्स्ट जो सेशन होगा न्यूरोकेमिस्ट्री का, जब हम हॉर्मोन्स कवर कर रहे हैं, तब हम विल कम बैक टू दिस अमिगडाला। हम एक्चुअली तब मैं उस वक्त आपको बताऊंगी कि जो वो मतलब आपकी आंख ने कोई चीज देखी, जैसे मैंने अभी एक जेन्युइन एग्जांपल बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप अच्छी खासी नॉर्मल सी स्पीड पे, मतलब 30-40 की स्पीड पे चल रहे हो, आजकल चल ड्राइव करते हैं इतनी स्पीड पर, और सडनली आपके सामने कोई बच्चा, कोई साइकिल वाला, कोई पैदल सवार आ जाता है और आप ब्रेक लगा रहे हो, तो आप अंदर जो आपकी एक फीलिंग होती है ना कि हाथ पैर कांप रहे हैं, सांस नहीं आ रही, विद इन सेकेंड्स मुंह सूख गया है, सूख बिल्कुल सूख जाता है गले तक, हलक तक। और इंसान इस शॉक की स्टेट में होता है ना, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि भाई अब मैं ब्रेक तो लगाया, पता नहीं कितना लग जाएगा, इसको नुकसान होगा, मतलब उसको वो पूरी सिचुएशन जज करने में टाइम मिलता है। बट वो सडन इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जी जो बॉडी के अंदर से आ रहा है,
आप अल्लाह की कुदरत यहाँ समझने की कोशिश कीजिए ना कि आपकी आंख में सिर्फ एक इम्पल्स ही तो गया है, और उस इम्पल्स ने इतना कुछ करवा दिया आपसे। आपके हाथ पैर मुंह आंख नाक सब एक अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सेकंड्स पहले, सेकंड्स नॉट मिनट्स, सेकंड्स पहले आपका बिहेवियर कुछ और था, बॉडी का पोस्चर रिलैक्स था, आप आराम से ड्राइव करते थे, शायद कुछ म्यूजिक वगैरह लगा था, या किसी से बात कर रहे थे, या किन ख्यालों में थे, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्टेट ऑफ अलर्टनेस अपनी समझे। आप ये समझे कि इतनी स्पीड पे बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए। लेकिन इसमें अगर पर्सन है, कोई भी है, बहुत सारे आसपास हमारे, अगर हम थोड़ी सी गौर फिक्र करें तो मिल जाते हैं कि ये जिनका हर वक्त ऑन ही रहता है, और वो किसी भी एंगल से बात करने की अगर उनसे कोशिश की जाए या किसी नहीं नहीं, भी उनके एंगल से, उनके तो चारों वो तरफ से सुनने को दरवाजे, ही तैयार नहीं होते, वो बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं होते। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल यस, उन्होंने अपने सारे दरवाजे अपने हाथ से बंद कर रखे हैं, आप उस जी। तक पहुंच ही नहीं सकते। तो यही और तो मैं, जो ये मैं वो बता रही हूँ, मैं कोई ये ब्रेन पढ़ना, मैं वो बता रही हूँ जो मैं फील कर पा रही हूँ कि जब ये हर वक्त ऑन रहता है तो वो किसी भी एंगल से आप उनको समझा लो, कोई भी बात समझा लो, यानी कि कोई भी पॉजिटिविटी की बात उनके अंदर जाती ही नहीं है। दूसरा, वो ये रिएक्शन करते हैं कि हर वक्त भागते, बस भागना है उनको। अगर अच्छा कोई अच्छी बात बता दी, अच्छा दोबारा अगर बोल दिया तुमने, तो मैं भाग जाऊंगा। तो ये आप ही का मसला नहीं है, मैं खुद जो ये बोल रही हूँ, और यहाँ मौजूद हर शख्स ने ये सिचुएशन इतनी बार फील की है, ट्रस्ट नहीं, कितने तो अपने स्क्रीन के सामने बैठ कर सर हिला रहे होंगे कि हाँ आई नो, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ईच वन और ऑफ अस ले इज फेसिंग इट। अच्छा एक मिनट, एक चीज इसमें जी, बता दूं, यहीं पर आपने क्योंकि ये मेंशन किया है, तो इसमें मैं एक्चुअली मैंने सोचा था मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, पर मैं यही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैंने आपको एनाटॉमिकली ओल्ड ब्रेन और न्यू ब्रेन बताया, और मैंने आपको फंक्शनली बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है नर्वस सिस्टम को, और वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जरा वापस से ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका दिमाग का वो हिस्सा है जो सिर्फ बेसिक फंक्शंस को परमिट करता है। बेसिक फंक्शन, सांस ले लो, दिल की धड़कनें चल रही हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पानी वानी पियोगे, खाना वाना खाओगे, तो वो सब चलता रहेगा। और बेसिक फंक्शंस क्या हुआ है कि भाई अगर इसको अचानक किसी मुसीबत का सामना हो गया, तो ये अपनी जान बचा सके, अपनी जिंदगी बचा सके, यानी फाइट और फ्लाइट का जो सिस्टम। तो मतलब आपकी, तब वही मैंने जैसे अभी एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया, ड्राइविंग का, या अगर आप वो शख्स हैं जो रोड क्रॉस कर रहा था और किसी गाड़ी ने आपके बहुत करीब आकर के ब्रेक लगाया, तो आपकी भी वही हालत होगी, और आप उसको गाली दोगे कि देख के नहीं चला सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए दूसरे की जान की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों साइड से सेम, उसकी भी वही वही हशर, वो भी उसी लेवल के शक में जाएगा, हाय अल्लाह मेरी तो जान चली जाती। दैट, वहां पर भी फिर भी आप वहां से अगर एक्सीडेंट की साइड से आप उठोगे, लोग आएंगे आपको उठाएंगे, आप शॉक की स्टेट में जरूर हो, तो सबसे पहले दिखाएंगे, देखो देखो हाथ पैर चला के देखो, सब सही है, सब चल रहा है, हम मुड़ रहे हैं, देखो मुड़ रहा है, सब दिख रहा है, पहचान रहे हो, आवाजें आ रही हैं। सो एवरीबडी इज आस्किंग यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग, यानी बेसिक सिस्टम तब भी काम कर रहा है। उस वक्त आप कोई फलसफा या कोई दर्स की महफिल में नहीं बैठ सकते, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, बट द बेसिक सिस्टम इज स्टिल, हार्ट बीट स्टिल वर्किंग, ब्रीथ स्टिल वर्किंग, आपका बाकी जो बेसिक सिस्टम है। तो ये जो फंक्शनिंग है, दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो या तो बिल्कुल कोई शदीद कोई शॉक या फियर, इसकी स्टेट में भी जो चीजें काम कर रही हैं। अच्छा, इस स्टेट में न्यू ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, इसी को थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, ये ब्रेन नहीं काम करेगा। ये ब्रेन को तुरंत एक इम्पल्स जाएगी कि भाई तेरे ऊपर एनर्जी नहीं जाया कर सकते, तो बहुत हमारी एनर्जी, आपको पता ही होगा कि ब्रेन जो है उसकी गजा ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है, तो जितना ग्लूकोज है बॉडी में, मैं बताऊंगी कि कैसे रीडायरेक्ट होता है, टोटल ग्लूकोज रीडायरेक्ट कर दी जाती है लिम्स की तरफ, हाथ और पैर की तरफ। इसीलिए उस वक्त इंसान शॉक की हालत में होता है, जहां खड़ा है वहां खड़ा है, जहां बैठ गया वहां बैठ गया, लोग कह रहे हैं उनको तक रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा। यानी
ये थिंकिंग ब्रेन, देखिए यहाँ वी स्पोक अबाउट थिंकिंग ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जिसपे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ये वाला जो हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस विल गो इनटू द शट डाउन मोड जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल टेक ओवर द बॉडी। और ये कमांड जाता है, ये आपकी पिट्यूटरी से ये कमांड जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक ऑफ, सिंपैथेटिक ऑन, ये कमांड जाता है। तो पूरी बॉडी अलाइनमेंट में काम करती है, मास्टर ग्लैंड के अलाइनमेंट में काम करेगी। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, आप और मैं ये सेशन ले रहे हैं, हम रिलैक्स हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि फलाने ने ऐसा बिहेवियर किया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मेरे मतलब शंट कर दिया मुझे, मेरी कोई बात नहीं सुनी, मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की। दिस इज थिंकिंग एक्टिविटीज गोइंग ऑन। नबी अलैहिस्सलाम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, फिरंगियों ने यहाँ तक कोशिश की है, आपको शायद पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के जो रोजा मुबारक है उसको अंदर ही अंदर खोदने की कोशिश की। अब उसके पीछे क्या था, बिकॉज दे वांटेड टू स्टडी हिज बॉडी, क्योंकि मुसलमान तो कहते हैं ना कि वो जिंदा है हमारे लिए, उनकी बॉडी प्रिजर्व्ड है, इसीलिए उन्होंने अंदर ही अंदर खोदने की कोशिश की थी कि भाई किसी तरह से बॉडी हाथ आ जाए। सब तरह की काविशें कर चुके हैं वो, आपसे ज्यादा आपके नबी को स्टडी कर रहे हैं, हर तरह से पीछे हैं, हर तरह से आपके नबी के पीछे। आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका बस नहीं चलता कि वो ब्रेन निकाल करके स्टडी में डाल देंगे, ट्रस्ट मी। और वाकई उनको मिल जाएंगे जो रिजल्ट जिस चीज के पीछे। आपकी हमेशा, हम कहते हैं ना नबी इस्लाम इज वेरी माइंडफुल, हमेशा एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज ऑन। गुस्सा आ रहा है, काबू है, मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मेरा काबू है उसके ऊपर। दैट मीन्स आई विल नॉट अलाउ माई सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बार ऑन हो गया तो वो पैरासिम्पैथ दोनों एक साथ नहीं ऑन हो सकते, ये निजाम खुदाबंदी है। शटडाउन, एक शटडाउन में चलेगा, आपको दोनों एक साथ काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए जो लोग हाइपर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना आम जबान में कहते हैं बड़ा हाइपर आदमी है यार, कोई बात नहीं कर सकते इससे, उनको समझ ही नहीं आता, उसके साथ क्या है, उसके बॉडी ने कोई तो उसको ऐसा सिग्नल इंटरनली दे दिया है कि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी कंडीशन होती है, हम सब स्टडी करेंगे। अभी कोई ऐसे ना समझें कि कोई मतलब आज के बाद ऐसे इसका सेशन का डिस्कशन नहीं होगा, होगा बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। विल डू इट स्लोली एंड स्टेडीली, वी विल डू इट, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द न्यूरोकेमिस्ट्री इन वन डे और इन वन सेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब बस आई थिंक I wanted to cover this, but like ठीक है, okay, I'll close it at this. So PFC या prefrontal cortex is the center of consciousness. आप हाजिर हैं, मौजूद हैं सिचुएशन में, जहनी तौर पे पूरी तरह से हाजिर हैं, लॉजिक काम कर रहा है, आप सोच सकते हैं और आप मेमोरी की हालत में भी हैं। ये इसको पूरे को कंट्रोल करने का काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इमोशनल ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ा है। थिंकिंग ब्रेन का फंक्शन क्या है, मेंटल एबिलिटी को कारगर तरीके से इस्तेमाल करना, यह है थिंकिंग ब्रेन का फंक्शन। ठीक है, अब ये देखिए बेसिक फंक्शनिंग क्या हुई, ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग। अब क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, स्टिमुलस गया आंख में, आंख से कहाँ गया, हाइपोथैलेमस में, थैलेमस गया थैलेमस से हाइपोथैलेमस में, और उसके नतीजे में क्या होगा, या तो लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर कर लेगा, यानी एमिगडाला टेक ओवर करेगा, कोई फीलिंग जनरेट होगी, आपने कुछ जो भी देखा आपका फीलिंग जनरेट हुई, अच्छी बुरी कोई तो फीलिंग जनरेट हुई। इस फीलिंग के जनरेशन से या तो थॉट प्रोसेस ऑन होगी, और वो इन टर्न कुछ मतलब आपने कुछ देखा, उससे आपकी थॉट प्रोसेस ऑन हुई, और शायद उन थॉट्स ने वापस आपको फीलिंग्स की तरफ ढकेल दिया, और ये साइकिल इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और या तो आपने क्या किया, आपने इवेंट हुआ, आपको उस आपके लिम्बिक सिस्टम ने परसीव किया, पहला स्टिमुलस जो है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही जा रहा है, ओल्ड ब्रेन में जाता है, ओल्ड ब्रेन से लिम्बिक सिस्टम को जा रहा है, लिम्बिक सिस्टम में फीलिंग जनरेट हुई क्योंकि उसने किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल कराया,
और उससे क्या हुआ, उसको थॉट प्रोसेस आई। अब जो मुसल्लिम ईमान वाला होगा यानी मुसलमान होगा, वो क्या करेगा, इस थॉट प्रोसेस से, कहाँ पड़ा था थॉट, कहाँ पड़ा था ना थॉट, ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करेगा पिछली लर्निंग को, जो वो मेमोरी यानी हिप्पोकैम्पस, हाँ हिप्पोकैम्पस, राइट, लर्निंग एंड सेंटर, हिप्पोकैम्पस से जो थॉट उसने उठाई है उसको उठाएगा और यूटिलाइज करेगा करंट सिचुएशन। इसका मतलब वो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल करेगा। मोटा मोटी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ईच सिचुएशन इन योर ब्रेन, एंड दैट इज व्हाई आई सेड एवरी डिसीजन स्मॉल और बिग इज एन इमोशनल डिसीजन। आपकी पर्सनैलिटी और किस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फैसले की नौयत को पहुंचाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में वी विल गो इनटू द न्यूरोकेमिस्ट्री। अब मैंने एनाटॉमी यहाँ तक समझा दी, थॉट से उसको कनेक्ट कर दिया, बेसल लेवल पर क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। दिस इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेशन। बारकल्लाह फीकुम, दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए सवाल ले लेते हैं। अबरारुल हक का सवाल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जी भाई, इट इज नॉट एट ऑल अंडर योर कंट्रोल, इट इज एक्चुअली सब चीज अल्लाह के कंट्रोल में है, बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर से किसी भी लेवल पर इंसान के कंट्रोल में नहीं। फिरदौस समरा का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन functions for vision, auditory, somatosensory input and animals? माय डियर सिस्टर, आपके जो टर्म्स हैं वो ये बता रहे हैं कि यू हैव क्वाइट अ गुड नॉलेज ऑफ दिस, सो वी कैन हैव अ चैट समटाइम। क्या ये पॉसिबल है क्या अबरारुल भाई? क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो ऑटोनॉमिक ब्रेन के बारे में बताया ना, सिस्टम के बारे में, सॉरी, हम्म ये क्योंकि ये तो अपने कंट्रोल में है नहीं। हम्म अब ये जानना चाह रहे थे कि जैसे अब कुछ ह्यूमंस के बारे में सुनते हैं, जैसे सूफीज हो गए या मॉन्क्स हो गए, ठीक है ना, इनको लाइक एक काइंड ऑफ सुपीरियरिटी मिल जाती है अपने माइंड के कंट्रोल के ऊपर, राइट? तो क्या ये उस सिस्टम को भी यानी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लाइक ये क्या पॉसिबल है उनके लिए? Not at all, not at all. The laws are same and simple and plain for everybody. यही तो, this is the beauty of our Rabb. Only thing is they can they have a sense of functioning of their own brain. जैसे हम अभी बिल्कुल ही अनअवेयर हैं। By the time I finish neurochemistry, you will be very much aware of yourself. और तब आप अपने आप को प्री जज कर पाओगे कि ये ऐसा है ना, मम्मी ने ये बात कह दी ना, मुझे तो, उनको पता है मुझे ये बात बुरी लगती है और फिर भी ये मुझे हर बार यही बात कहती है। So you will have a pre-sense कि अब इसके बाद अब आपने गुस्सा करना है, जो कि पहले आपको अवेयरनेस भी नहीं होती थी। इट वॉज जस्ट अ रूटीन इमोशनल रिस्पॉन्स कि वो बोलते जाएंगी एंड यू लाइक, इनको पता है मेरे को इरिटेट होता है, फिर भी ये ऐसी बातें करती हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पहले यही होता था यहाँ तक। अब क्या होगा ना, जब आप अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री समझने लगोगे तो फिर आपको ये होगा कि अब इस भैया ये जो है ना, ये चुप होंगी नहीं, ये बोलती जाएंगी और फिर मुझे गुस्सा आएगा और फिर वही कहा सुनी हो जाएगी, लिहाजा उठो अबरार, चलो बाहर चलते हैं। दिस इज द सेंस ऑफ कंट्रोल। फिर जब ये स्टेज अचीव कर लोगे, आगे की पढ़ाई करोगे, आप और चीजें सीखोगे, फिर एक और पीछे की स्टेज आपको सेंस ऑफ कंट्रोल अचीव होता चला जाएगा अपने ऊपर। एक्चुअली मैं आज मैं ये चीज करना चाह रही थी, मैं बताना चाह रही थी। फॉर इंस्टेंस, हाँ, अगर मैं कहूँ अबरार आपने एप्पल देखा है? जवाब दीजिए। जी जी, देखा है। अच्छा, तो जब मैंने आपको एप्पल देखा है बोला, तो आपके दिमाग में APPLE एप्पल आया था? ये आपकी मेंटल पिक्चर क्या बनी थी, मेंटल इमेज या मेंटल मल्टीपल, एप्पल के क्या? नाम से तो मल्टीपल पिक्चर्स बन जाएंगे ना। हाँ, तो क्या बनी? लाल रंग का सेब दिखाई पड़ा ना? लाइक
लाल रंग का सेब हो गया या आईफोन का सेब हो गया हाँ मल्टीपल ठीक है, पिक्चर्स बन एक जाएंगे, राइट? चले जी चले जी चले, जी, बढ़िया बढ़िया, मेरा काम आसान कर दिया। एप्पल की स्पेलिंग तो नहीं आई ना सही। किसी भी जबान में? न, नहीं नहीं नहीं, एक एक इमेज आई, एक जैसे इमेज है कि या मैं, ऑब्जेक्ट है जी? हाँ यस, एक इमेज आया, चाहे किसी का लोगो आया हो, चाहे लाल रंग का सेब आया हो, चाहे कटा हुआ सेब आया हो, चाहे सेब की चाट सामने आई हो प्लेट में रखी हुई, जिसको भी जो भी पसंद है, या सेब का सही। मुरब्बा सामने आया, इट इज सम काइंड ऑफ अ पिक्चर। दैट्स हाउ द ब्रेन थिंक्स। हम्म जब आप छोटे थे ना और पहली बार आपने एप्पल देखा था, जब आपको पता नहीं था, जब आपने उसको छू रहे थे, आप बस उसको पकड़ रहे थे, आपको तो मेमोरी भी नहीं होगी, अम्मा ने आपके आकर के बताया था बेटा ये, तो आपने पूछा "ये क्या है?" तो अम्मा सेड सेब है, एंड शी वुड कीप रिपीटिंग सेब है, ये एप्पल है, ये सेब है। आपके टीचर ने भी आपके साथ ये किया। तो एक्चुअली जब वो ये कर रहे थे, तो उन्होंने आपके दिमाग में बकायदा एक लाइटनिंग रिस्पॉन्स था, एक थ्रेड बन रहा था। और उसके बाद से आप जब भी सेब देखते हो, बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, चाहे लोगो ही देखे हो, तो एक वही लाइटनिंग रिस्पॉन्स जो बचपन में बना था, उसी में से बार बार बिजली दौड़ती है, बार बार उसमें बिजली दौड़ती है। सो नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन। ओके पूछें फिर से, वही सवाल पूछें अपना। जी, यही कि मतलब जो हाईली एनलाइटेंड काइंड ऑफ जो पीपल्स होते हैं, क्या वो इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं? क्योंकि अक्सर अगर उनके बारे में जैसे जब मल्टीपल सूफीज के बारे में पढ़िए या फिर लक्षा नबियों के बारे में पढ़िए, उनसे तो ज़्यादा कोई एनलाइटेड होता नहीं है, राइट? तो उनके जो लेट्स कुछ इस तरह के कारनामे हैं जो कि लगता ही नहीं कि लाइक इस लेवल के होंगे, ठीक है ना? तो हमें लगता है कि अगर वो उस ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं लेटर ऑन, तो मे भी शायद। इसमें मतलब अच्छा, एक चीज़ और चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वही मैं बताने जा जी रही हूँ, जी। तो वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम्म जितनी उनकी हम्म नॉलेज बढ़ती जा रही है, उतना उनका वो न्यूरल नेटवर्क रिपीट पर रिपीट होता जा रहा है। जितनी बार उससे बिजली पास होती है, वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर एक खास किस्म के हम्म, नेटवर्क से 50,000 बार बिजली पास हुई है, तो ब्रेन उसको ठीक प्रिजर्व ठीक ठीक। करता है। ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये खोना नहीं चाहिए। ये बजाते न्यूरॉन्स की एक आप ऐसे कह लें, न्यूरॉन्स की ये खासियत है। अल्लाह ने उनकी सिफ्त बनाई है जो आपके ब्रेन के अंदर है। आप जितनी, इसीलिए कहते हैं ना हम्म, कि इल्म रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को। जितना रियाज करोगे ठीक है। उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो वो क्या होता है, जो सूफिया होते हैं, या इस तरह के जो हम्म, ऐसी जामे नबी शख्सियात होते हैं। होती हैं, हाँ हाँ, जामे शख्सियात, आप इन सबको, हम्म इनको अपने अपने ब्रेन में क्या डेटा देना है और कितनी बार रिपीट करके देना है, क्योंकि उनको पता है कि वो न्यूरल नेटवर्क उतना स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना स्ट्रांग न्यूरल नेटवर्क होगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना फर्नीचर का शोरूम या उसका ज्वेलरी का शोरूम, तो जब जब अब दिन रात आपके दिमाग पे ये बात सवार रहेगी, उसी से रिलेटेड ख्वाब आएंगे, उसी से रिलेटेड लोगों से मिलोगे। अगर कोई बंदा आपको ये बोलेगा कि फलाने से मिल लो, वो तुमने, उसका भी तो ऐसे ही उसने शोरूम खोला, दौड़ के आप उसके पास जाओगे, वहां आप अपनी उसी तरह के लोगों की नेटवर्किंग बनाओगे। आपको बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप हम्म, अपनी वो सही है। पर्टिकुलर एरिया की जो नॉलेज है, वो न्यूरल नेटवर्क्स बार बार फीड कर रहे हो। आप सबने सुना होगा कि ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं करता कि इवेंट रियल में है या इमेजिनरी है। इसीलिए अल्लाह ताला क्यों 5 वक्त की देन नमाज रखी? पहले 50 थी ना, 50 से 5 की, 5 से नीचे नहीं गए, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग certain neural networks in your brain to do a बार 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 particular रिमाइंड type करके। of activity। हाँ, इसलिए कहते हैं खुशू खुजू होना चाहिए, इकाम होना चाहिए, इकाम करना। हाँ, इकाम का इट्स वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। इकामत तो सलाह करना मतलब इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले तो आप अंदर से इस्टेब्लिश करोगे ना, तब तो जमीन पे इस्टेब्लिश होगी। सो व्हाट इज दैट डूइंग टू यू? इट इज गिविंग यू गॉड कॉन्शियसनेस। आप दुनिया में चले जाते हो, फिर अल्लाह ताला कहता है अल्लाह अकबर, आजा, गॉड कॉन्शियसनेस। गाफिल नहीं होने दे रहा है आपको। यानी बार बार अल्लाह ताला कह रहा है न्यूरल नेटवर्क जो मेरे लिए बनाया है तूने, जो एक हिस्सा अपनी जिंदगी का मुझे जो दे रहा है, उसको एनफोर्स, रीएनफोर्स, रीएनफोर्स, रीएनफोर्स करते चले जा। जितना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करेगा, उतने तेरे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा जहन में,
उतना ये दायरा तेरा वसी होता जाएगा, फिर तेरा ब्रेन तुझे रीडायरेक्ट करेगा इन सच लाइंस ओनली। जिस लड़के को गाड़ियों का या गैजेट्स का या पैसे के शौक है ना, फिर वो उसकी सब चीजें फिर उसी डायरेक्शन में होती है। जिसको लड़कियों का शौक है, फिर सही उसकी है। सब चीजें उसी डायरेक्शन में होती है। इसी तरह ये जो दीगर शख्सियात हैं, इनको अल्लाह का ज़ौक़ व शौक है, तो इनकी सब अच्छा, चीजें इसी डायरेक्शन में होंगी। आप जितना खुद को ट्रेन करते चले जाओगे, देयर इज नो लिमिट, फिर अल्लाह का एहसान तो होता ही है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी जी, तो मतलब इसको अगर यूं समझे कि ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये अल्लाह के कब्जे में है, बाकी हिस्सा अल्लाह इसका ने, कंट्रोल अल्लाह ने थोड़ा सा हमको दिया है, पर उसको हमें प्रैक्टिस करना है जस्ट टू कनेक्ट बोथ दीज साइड्स। ओके, अच्छा अभी यस आपने इसमें एक चीज़ और बताई कि ऑटोनॉमिक ब्रेन्स में लाइक करंट या न्यूरॉन्स के जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स जनरेट होते हैं, राइट? तो क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम या स्पेसिफिक शय या किसी चीज़ या किसी शख्स को याद करने पर भी यानी उस तरह से लिट हो जाते हैं, या फिर लाइक ऐसा यस, कोई आप आपकी ये मेरी होते हैं, राइट? बातचीत, जी जी जी, आप किसी से नफरत करेंगे तो एक न्यूरल नेटवर्क है जो हम्म, लिट है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, देन देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, एवरी सिंगल एक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग, योर्स। सही है। ओके, अच्छा एक चीज़, एक दूसरा क्वेश्चन था, वो ये था आपने थैलेमस के बाद एक छोटा सा कोई हिस्सा डिस्क्राइब किया था, उसका नाम क्या बताया था आपने, जो कि आई थिंक फिंगर शेप में है, रेटिकुलर उसके एक्टिवेटिंग नियर अबाउट? सिस्टम, जी जी, फिंगर शेप में होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर, इफ रेटिकुलर, एक्टिवेटिंग, रेटिकुलर, रेटिकुलम होता है जाल, रेटिकुलर ओके, एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर मुझे डिमांड आएगी, मैं फिर सिर्फ तभी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं इसको टच करके छोड़ दूंगी। डिपेंड्स ऑन यू गाइस। सही है। इसका कोई खास काम है लाइक हम लोगों के लिए? इसका बहुत ज्यादा खास काम, बहुत ज्यादा खास काम है, बट दैट डिपेंड, हम्म, बिकॉज दैट विल बी अ लॉट ऑफ बायोलॉजी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। आई डोंट नो यहाँ नॉन साइंसेस कितने और कितने कंफर्ट लेवल पर हैं। फिलहाल तो मैं वो चीजें पढ़ा रही हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सानिया, इंशाल्लाह सही है। एक काम करें। पहले आप, अच्छा, जी जी बताएं। जी जी, पहले आप अपना जैसे यानी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर आपको वक्त मिलता है तो बेशक उसको आप कंटिन्यू करें। नहीं भाई, इट इज लाइक इट विल कम राइट इन द सेशन, सो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो यहाँ मौजूद हैं, आई क्रिएट अ पोल इन द ग्रुप, और मुझे पोलिंग चाहिए कि रेटिकुलर इंशाल्लाह, एक्टिवेटिंग सिस्टम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप वहां पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सही है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारकाल्लाह फीक। एनी अदर क्वेश्चंस? जी बाजी, ग्रुप में होमवर्क एंड एक्टिविटी कैसे दी जाएगी? जी, तो आई नीड यू गाइस टू स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, जैसे मैंने पहले बताया था। आई डोंट नो कितने ग्रुप्स हैं, अपने ग्रुप्स की डिटेल आसमा सिस्टर से शेयर कर दें ताकि मुझे पता चले कि एक्टिविटीज कैसे करनी है। नंबर वन। नंबर टू, आई नीड टू नो कि अभी तक की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जितना अभी तक समझ आया है, कितना समझ आया, नहीं समझ आया। आप कहीं और से भी ये कोर्सेज कर रहे होगे, तो एक आप एक मोटी मोटा एक 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 इमेज सी बनी होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर हमने कोर्स करना है तो उसके आपके रीजंस या आपके आपके कुछ जी मसाइल जी होंगे जी। जिनकी वजह से आप यहाँ मौजूद हो। तो एज ग्रुप बेहतर होगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट एनीबॉडीज पर्सनल डेटा। तो एज ग्रुप जनरल एक लिस्टिंग उसकी बना करके तैयार रखें। व्हाई? बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट हॉर्मोन्स, उस वक्त आई विल बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ अ डेटा एंड फीडबैक इन डिटेल। हॉर्मोन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक्टिविटीज देंगे। दोज ऑफ यू वो टर्न अप विद दोज एक्टिविटीज जो आप काम करके लेके आएंगे, तो फिर मैं उन्हीं के साथ आगे वो सेशंस कंटिन्यू करूंगी। द रेस्ट ऑफ द जनता, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं शायद आई साउंड हार्श, बट आई एम फोर्स टू से दिस। अगर आप होमवर्क नहीं करके आते हो ना, और उसके ऊपर मैं सेशन भी दे रही हूँ, तो आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आएगी, वो कन्वे नहीं होगी आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि आप होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको प्लीज करके आएं। दैट विल बी अ प्री एक्टिविटी, एंड देन देयर विल बी अ पोस्ट एक्टिविटी।
फॉर इंस्टेंस हमने आपको एक कुछ दिया कि कुछ टास्क आपको दिया कि आप इस तरह से मसाइल लेके आओ या अपने इश्यूज लेकर के आओ, या हमने कोई क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को आपको रिसर्च करके आना था, फिर हमने उसके ऊपर सेशन दिया, एज एन या तो रिलेटेड हार्मोन का सेशन है या रिलेटेड थेरेपी का सेशन है, साइकोलॉजी का। और उसके बाद जब आपको एक बार सेशन समझ आ गया, कंटेंट समझ में आ गया, उसके बाद पोस्ट एक्टिविटी होगी उसकी। बट ये मतलब ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, तो वो लोग जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर मुझे मतलब मैं फिर उनको शामिल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस तरह की लर्निंग का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए प्लीज नोट डाउन सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले तो वो पोल आप बता देंगे ग्रुप में। दूसरा अपनी जो रिस्पॉन्सेज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप प्लीज आसमा सिस्टर से एक बार शेयर कर लीजिए। जो लोग ग्रुप के हिस्सा नहीं है और लिंक या इनवाइट से आते हैं, दोज गाइज ऑल्सो प्लीज आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू आपको ये लिंक मिलता है, उनके पास अपना रिक्वेस्ट भेज दें, तो वो आसमा सिस्टर से शेयर कर लेंगे। रीजन इज आई हैव सम डेटा एट हैंड टू वर्क ऑन। ओके, और कोई सवाल? अदरवाइज आई क्लोज द सेशन। नूर सबा, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, नेक्स्ट जब सेशन हो जाएगा तब मैं रिकॉर्डिंग दूंगी। रीजन इज आज का सेशन अधूरा है। जब मैं अगला सेशन आपको पढ़ा दूंगी तब आपको समझ में आएगा